हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? ऑल गुड। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें फर्दर कंपनी अकाउंट, जो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इशू ऑफ शेयर चैप्टर को। हमने पिछली क्लास के अंदर थ्योरी डिस्कशन करा था, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी बातें करा दी थी कि कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के टाइप्स और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हमने टू दी पॉइंट डिस्कस करा। आज हम फर्दर पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर क्या होते हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व या सब मिसलेनियस पॉइंट। मतलब आज हमारा ये वाले टॉपिक कवर होंगे और नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो इसको हटा देता हूँ। क्लास थर्ड का मैं नोट, देखो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करके मैं नोट्स भी बना सेव करता हुआ चल रहा हूँ, बट फिर भी आप मेरे साथ साथ लिखिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सिस्टम दिक्कत कर जाता है और सारे उड़ जाता है, फिर तो उसमें फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, क्लास थ्री। सबसे पहले आज हमें क्लास थ्री के अंदर पढ़ना है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्या पढ़ना है जी? शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिखेंगे। आज थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। लिखेंगे शेयर कैपिटल मींस शेयर कैपिटल मीन्स, साथ साथ लिखिए कृपया करके। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी द अमाउंट दैट अ कंपनी received that a company received share capital towards share capital from issue of share from issue of share from issue of share, both equity and preference. Both equity and preference share। ये हो गया पहला को पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शेयर इज अ यूनिट। शेयर इज अ यूनिट in which capital of a company, capital of the company divided each share has it nominal face value। नॉमिनल, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कह ले या फेस वैल्यू भी कह लो, नॉमिनल फेस वैल्यू। होल्डर ऑफ दिस शेयर, नॉमिनल फेस वैल्यू। तीसरा, होल्डर ऑफ दिस शेयर, होल्डर ऑफ दिस शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर, आर कॉल्ड शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका शेयर कैपिटल का मतलब कि शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले दो बात का मतलब समझिए। देखिए, पहला ये कि मुझे एक बात बताओ, कंपनी शेयर इशू क्यों करेगी? मतलब क्या है ये कॉन्सेप्ट, शेयर इशू करना क्यों करे भाई? हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और लिख रहा है इशू ऑफ शेयर, कंपनी शेयर इशू करती है। तो पहले समझिए कि कंपनी शेयर इशू क्यों करती है।
देखिए दोस्तों, कंपनी को ना फंड की जरूरत होती है। अब कंपनी को फंड की जरूरत क्यों होती है? देखिए, हर एक कंपनी को अपने आप को ग्रो करना है। ग्रो करना है तो इसका मतलब कंपनी को अलग अलग ब्रांचेस खोलनी है, कंपनी को फर्दर एडवर्टाइजमेंट करनी है, कंपनी को नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इन सब के लिए क्या चाहिए दोस्तों? पैसा चाहिए, राइट। तो कंपनी को अपने आप को ग्रो करना होता है, अपने आप को बढ़ाना होता है। कंपनी जैसे जैसे बढ़ाएगी अपने आप को, वैसे वैसे कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है। अब फंड हम फंड जो है वो लाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हमें मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में ना फंड को जो सोर्स कहां से है, सोर्स ऑफ अ फंड, मतलब फंड का जो सोर्स है कि फंड आएगा कहां से। सबसे पहले समझिए पहला पॉइंट कि कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है। फंड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंपनी को अपने आप को ग्रो करना है, अलग अलग ब्रांचेस, नए नए प्रोडक्ट या एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसलिए फंड की जरूरत पड़ती है। अब ये फंड आएगा कहां से? तो फंड कई तरीकों से आ सकता है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। ठीक है जी, सोर्स ऑफ फंड। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल लो या सोर्स ऑफ फंड कह लो, आपकी मर्जी है। अब पैसा ये कहां से आएगा? या तो आप बैंक में जाकर बैंक से लोन ले सकते हो, पहला पैसा वहां से आ जाएगा। आ सकता है नहीं आ सकता? यस। तो बैंक पे जाकर बैंक से लोन लोगे तो उनको बैंक लोन कहा जाएगा। ठीक है। अब जब आप बैंक से आके लोन लेते हो तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज रेट जो होता है वो 12%, 13%, 14% होता है सर। बिजनेस लोन अगर आप लोगे तो इतना 12 से 16% के बीच में रहता है। ये बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो आप? अगर मैं 1 लाख रुपए बैंक से लोन ले रहा हूं तो मुझे साल का 16,000, 12,000 से 16,000 रुपए सिर्फ ब्याज ब्याज भरना होगा। तो बैंक ने कहा हाँ, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, कि बैंक से लोन लेने में एक बेनिफिट है कि हाँ, बैंक से लोन इजीली मिल जाएगा, बिजनेस लोन मिल जाता है। प्लस इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बैंक को हर साल ब्याज देना पड़ेगा, राइट। तो पहला सोर्स क्या है? पैसा लेने का, बैंक से पैसा ले लो भाई। ये एक सोर्स हो गया कि यहां से पैसा ले सकते हैं, फंड अपना आ सकता है। दूसरा ये है कि बैंक से लोन ना लेकर आप पब्लिक से लोन ले लो। अब पब्लिक को बोलो कि हमें ना पैसों की जरूरत है, अगर कोई हमें पैसा देगा तो हम उसको हर साल 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट देंगे। अब पब्लिक आपको पैसा क्यों देगी भैया? ये समझने वाली बात है। पब्लिक आपको पैसा क्यों देगी? कंपनी को बैंक तो बैंक में जमा कर लेगी। पब्लिक को होगा लालच। क्यों होगा लालच? भाई बैंक में अगर मैं पैसा जमा कराता हूं तो 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही पब्लिक अगर कंपनी को पैसा देती है और कंपनी उसको सिक्योर दे करती है कि हाँ तुम्हारा पैसा सिक्योर है, तो पब्लिक अगर कंपनी को पैसा देती है, कंपनी 9 से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। जहां पब्लिक बैंक को 1 लाख रुपए जमा करेगी तो वापसी बैंक उसको 6,000 रुपए देगा उस 1 लाख के बदले। पर यही कंपनी क्या करती है? 9 से 10% दे देती है। तो आप क्या करते हैं? पब्लिक से लोन ले सकते हैं। जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हैं वैसे पब्लिक से लोन ले सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसको सोर्स कहते हैं, कि फंड कैसे अवेलेबल हो सकता है। ये दूसरा तरीका हो गया कि पब्लिक से लोन लिया जाता है। जब आप पब्लिक से लोन लेते हैं इन द नेम ऑफ डिबेंचर लेते हैं, आप समझ में आया? तो डिबेंचर बेसिकली क्या है? एक तरीके का लोन होता है जो हम किससे लेते हैं? पब्लिक से लेते हैं, राइट। इसके बाद होता है जो डिबेंचर होता है ना दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म होता है। पब्लिक से जब आप पैसा लोगे वो छोटे मोटे 10 साल 15 साल के लिए होता है। तो कोई कोई लोग नहीं भी खरीदता फिर डिबेंचर कंपनी के लोन। डिबेंचर, अगर आप मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि आप मुझे लोन दे रहे हो 15 साल के लिए, लॉन्ग टर्म होता है। पब्लिक कहते हैं नहीं सर लॉन्ग टर्म हमें नहीं चलेगा, हमें शॉर्ट टर्म का बताओ। तो आप शॉर्ट टर्म भी लोन दे सकते हो पब्लिक कंपनी को, मतलब पब्लिक कंपनी को शॉर्ट टर्म भी लोन दे सकती है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी दे सकती है। उसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। क्या कहते हैं उसको? पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरीके का लोन ही होता है और डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है। पर जो डिबेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। समझ में आ रहा है कि पब्लिक अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन दे रही है तो वो डिबेंचर के तौर पर देती है। प्रोसेस में आपको डिबेंचर वाले चैप्टर में समझा दूंगा। पर शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कंपनी जब शॉर्ट टर्म पब्लिक से लोन लेती है तो पब्लिक डिपॉजिट से इशू करती है। डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? कि पब्लिक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना। इस पे भी ब्याज होता है पर इससे थोड़ा कम रहता है, बैंक से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो पब्लिक दे देती है। तो सर सब में अगर आप देखो कि अलग अलग सोर्सेज है फंड को एक्वायर करने के, फंड को अवेलेबल कराने के अलग अलग सोर्सेज बताए गए कि बैंक से लोन ले लो, पब्लिक से लॉन्ग टर्म लोन ले लो इन द नेम ऑफ डिबेंचर, पब्लिक से शॉर्ट टर्म ले लो, पब्लिक डिपॉजिट 100 रुपए डिपॉजिट करके एक होता है तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। एक तरीका और होता है जहां पर हमें पब्लिक को ब्याज नहीं देना होता है। इन सभी तरीकों में हमें इंटरेस्ट देना होता है, चाहे हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो चाहे हम पब्लिक को दे रहे हो, तो इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है, 6% से लेकर 12-13% तक देना पड़ता है। पर ऐसा तरीका भी है जहां पर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब मान लो मेरी कंपनी है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे ना इंटरेस्ट ना देना पड़े,
मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहता हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, मैं हिस्सा देना चाहता हूं अपना। जितना ही मैं कमाऊंगा, जितना मुझे प्रॉफिट होगा कंपनी को, उसका कुछ हिस्सा मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब प्रॉफिट होगा तभी हिस्सा देना होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देना पड़ेगा। पर डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स और बैंक के तौर पर जब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ब्याज तो हर साल देना ही पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने कुछ अधिकार, अपने कुछ शेयर मतलब राइट्स क्या कर देती है, बाहर पब्लिक को सेल कर देती है। कहती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और हमारी कंपनी के ऑनर बन जाओ। तो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और आप मेरे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, और आप मेरे क्या खरीद रहे हो, अधिकार, राइट्स खरीद रहे हो मेरी कंपनी के। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 100% राइट्स है, आपने 1% खरीद लिया, तो आप मेरी कंपनी के 1% मालिक बन जाते हो। तो शेयर होता है वो, अधिकार, राइट्स क्या होता है, शेयर। तो शेयर एक क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स होती है कि कंपनी के अधिकार आप बाय कर लेते हो। अब इसमें क्या होता है शेयर के अंदर, अब शेयर के अंदर ये होता है कि कंपनी शेयर इशू करेगी, अपने अधिकार बेच देगी। कंपनी के पास 100% अधिकार है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के पास 100% राइट्स मेरे पास है, ठीक है जी, 100% अधिकार मेरा है। अब मैं चाह रहा हूं 10% अधिकार मैं पब्लिक को बांट दूं, जिससे मुझे 10% का पैसा आ जाएगा, तो मेरा फंड आ जाएगा। और 10% मैंने बांट दिया, 90% अभी भी मेरे पास ही है। तो 10% जब मैं पब्लिक को दूंगा तो पब्लिक खरीदेगी और मुझे पैसा देगी, तो यहां से भी फंड आ सकता है। समझ में आया कि शेयर इशू करने का रीजन क्या है, फंड जनरेट करना, जिससे कंपनी ग्रो कर पाए। ये था बेसिक, समझ में आया। अब आपको कहीं पर भी चैप्टर के बारे में पूछे कि भाई चैप्टर शेयर इशू ऑफ शेयर क्यों आया, तो आपका बेस क्लियर है कि हाँ, शेयर इशू इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फंड की जरूरत होती है, और फंड आएगा तो ही कंपनी ग्रो हो पाएगी। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जब कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैं आपको पूरा बेसिक करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप बेसिक को अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम्पल को समझिए आप। फॉर एग्जांपल एक ना एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है ना, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। अब एबीसी लिमिटेड ने ना अपनी कंपनी के कुछ अधिकार सेल करने हैं, मतलब शेयर इशू करने हैं। अब अधिकार नहीं बोलूंगा, राइट्स को क्या बोलूंगा, शेयर क्या बोलूंगा। अब कंपनी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम ना 1 लाख शेयर इशू करते हैं, 1 लाख शेयर इशू करते हैं, और एट द रेट 10 रुपए पर शेयर रखते हैं, ठीक है ना। एक शेयर कितने रुपए का होगा, 10 से। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप अगर कंपनी के फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर खरीदना चाहते हो, तो हर शेयर के आपको 10 रुपए देने होंगे कंपनी को। तो आपकी कंपनी के आपके पास कंपनी के 10,000 शेयर आ जाएंगे। तो ये जो 10 रुपए है ना दोस्तों, ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए को आज के बाद मैं कहूंगा क्या, कि एक शेयर का क्या प्राइस है, जिस प्राइस पर कंपनी ने इशू करा, इशू के टाइम पे क्या प्राइस था। सुनो ध्यान से, फिर दोबारा सुनो, बेसिक को क्लियर रखो। कंपनी जिस दिन शेयर इशू कर रही है, उस दिन कंपनी का एक शेयर का क्या प्राइस था, उस प्राइस को नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू कहा जाता है। जिस दिन कंपनी ने शेयर इशू करा, उस दिन क्या प्राइस था। इन फ्यूचर जब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, वो नॉमिनल फेस वैल्यू नहीं होगी। जिस दिन कंपनी ने शेयर इशू करा, उस दिन कंपनी ने शेयर का प्राइस क्या रखा। तो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, कितने इशू करने का मतलब बाहर पब्लिक को देना, सेल करना, ठीक है ना। तो इशू करे कंपनी, इशू का मतलब समझ में आया कि बाहर पब्लिक को बेचना। अब 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसको क्या बोलूंगा आज के बाद, नॉमिनल वैल्यू कह सकते हो, या इसको दूसरे नाम से भी जान सकता है, फेस वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, जिस दिन कंपनी ने पहली बार शेयर इशू करे थे, उस दिन एक शेयर का प्राइस क्या था, वो होती है नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू। 1 साल बाद इस एक शेयर का प्राइस 100 रुपए हो जाए, तो क्या इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए रहेगी, फेस वैल्यू 100 रुपए रहेगी? नहीं, इसकी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू अब भी 10 रुपए ही रहेगी। वो 100 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो अलग चीज है, बट अब जिस प्राइस पर शेयर इशू करा था वो इसकी नॉमिनल वैल्यू। ये 1 लाख क्या है जी, 1 लाख सर शेयर है। 1 लाख क्या है, शेयर। शेयर बेसिकली क्या होता है, शेयर बेसिकली एक यूनिट होती है। अब यूनिट होती है, अब समझ में आए कि है, ठीक है। दो तीन छोटी मोटी बातें आपको समझना। अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी के पास कितना फंड आ सकता है। अगर ये सारे के सारे शेयर खरीद लिए गए पब्लिक द्वारा, और हर एक पब्लिक एक शेयर पे 10 रुपए दे रही है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा, कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। सिंपल है, 1 लाख शेयर मैं बाहर बेचूंगा, पब्लिक खरीदेगी और 10 रुपए के हिसाब से पे करेगी हर शेयर पे, तो मेरे पास 1 लाख शेयर बिक गए मान लो 10 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों
ये मेरे पे 10 लाख रुपीज हो गया, तो कंपनी के पास कितना फंड आ गया, कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ गए, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसी को दोस्तों शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है, शेयर कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी है जितना शेयर हमने बेचे और कितना पैसा पब्लिक ने हमें दिया उस शेयर खरीद कर, जो पैसा आया उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो ये हो गया शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इतने के शेयर बेचे। अरे ये तो ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर दूं। ठीक है सर, अब ठीक हो गया, एक और ठीक है जी, अब ठीक हो गया, ब्लर हो रहा था तब। तो मैंने कहा कि एक शेयर, जितने शेयर कंपनी ने बेचे और 10 रुपए के हिसाब से जो कंपनी के पास पैसा आया 10 लाख रुपए, उसको हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल कहा जाएगा। तो यहाँ पर 3 बातें मैंने समझाई आपको। शेयर कैपिटल, जो पैसा शेयर इशू करने के बाद कंपनी के पास आता है, शेयर इशू करने के बाद कंपनी के पास जितना पैसा आएगा उसको शेयर कैपिटल कहेंगे। और अब बताओ, शेयर कैपिटल कहेंगे, एक शेयर का प्राइस इशू करते टाइम क्या था उसको नॉमिनल वैल्यू कहेंगे, और जितने उसने यूनिट बेचा उसको शेयर कहा जाएगा। शेयर इज अ यूनिट। एक बात मुझे बताइए सर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। आपने मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर पूरे खरीद लिए, ठीक है जी, तो आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए और आपके पास मेरी कंपनी के अब 1 लाख शेयर है। अब आप 1 लाख शेयर के मालिक हो गए मेरी कंपनी के, क्योंकि मैं हिस्सेदारी दे रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या दे रहा हूं, हिस्सेदारी दे रहा हूं। अब समझना, जब पब्लिक ने, अच्छा सुनो, जो पर्सन कंपनी के शेयर को होल्ड करता है, जो पर्सन कंपनी के शेयर को होल्ड करता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं या मेंबर ऑफ अ कंपनी कहते हैं। अगर आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप शेयर होल्डर या फिर मेंबर कहलाओगे, राइट। आपने मुझे पैसा दिया और मेरी कंपनी के पास पैसा आया, तो मेरे पास क्या आ गई, लायबिलिटी, क्योंकि आपने मुझे पैसा दिया था, आप ऑनर हो गए। ऑनर जब पैसा देता है कंपनी को तो क्या हो जाती है, कंपनी पे कैपिटल आ जाती है ना, क्योंकि ये पैसा कैपिटल शेयर के तौर पर दिया गया, शेयर खरीदने के बाद दिया, इसलिए शेयर कैपिटल नाम पड़ा इसका। अब आपने मुझे पैसा दिया और पैसा मेरी कंपनी पे आया, तो कंपनी के ऊपर क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल के नाम पे लायबिलिटी। सर ये आप समझिए, नॉर्मल चीजें हैं भाई। आप जब प्रोप्राइटरशिप करते थे 11वीं क्लास में, जब आप पढ़ते थे, तो 11वीं क्लास में जब आपने पढ़ा था P&L अकाउंट वाला चैप्टर, तो वहां पर आप बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं लिखते थे। वो कैपिटल किसकी होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑनर की होती थी। तो ऑनर जो भी पैसा कंपनी को देता है, कंपनी के ऊपर क्या होती है, वो लायबिलिटी। तो सर शेयर कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। ये लायबिलिटीज होती है सर हमारी, क्या होती है, लायबिलिटी। तो आइए एक बार बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट, वो अमाउंट जो कंपनी को रिसीव्ड होता है, समझ में आया, वो अमाउंट जो कंपनी को रिसीव्ड होता है। भाई कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ कंपनी को, कंपनी को रिसीव्ड हुआ सर 10 लाख रुपए, टूवर्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, टूवर्ड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नाम का रिसीव्ड हुआ, टूवर्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब शेयर अभी हम पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बट जब मैं शेयर इशू करते वक्त जो पैसा मेरे को रिसीव्ड होगा उस पैसे को शेयर कैपिटल कहा जाएगा। शेयर क्या है, एक यूनिट है जिसमें कैपिटल को डिवाइड कर देते, देख रहे हो आप। अब 10 लाख रुपए की कैपिटल आई, तो मैंने इसको कैसे भागा, कैसे डिवाइड करा, 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, इसको मैं 10,000 शेयर 100 रुपए वाले भी कह सकता हूं। तो शेयर कैपिटल को जब हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स पर, उस यूनिट्स को शेयर कहा जाएगा। ओके, इसके बाद आगे आ जाते हैं। हर एक शेयर की क्या होती है, एक नॉमिनल और फेस वैल्यू होती है। और जो शेयर का होल्डर है, मतलब होल्डर मतलब जिसने शेयर कंपनी के होल्ड कर रखे हैं, उसको शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ अ कंपनी कहा जाएगा। ये हो गया बेसिक पॉइंट नंबर 1। तो ये खत्म हो गया सर, समझ में आ गया। चलिए तो अब अगली बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर, टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर। दोस्तों हमारे पास 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। हालांकि बुक में प्रेफरेंस शेयर के फर्दर टाइप भी एक्सप्लेन करे गए हैं,
ठीक है, वो हम थ्योरी वाली क्लास में समझेंगे कि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सभी बातें हम थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी उसकी कोई भी हमें जरूरत नहीं है, थ्योरी क्लास में मैं इसको डिस्कस कराऊंगा आपको। बट अभी के लिए हमारे पास कितने टाइप के शेयर होते हैं? दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के शेयर है सर? दो टाइप के। तो आइए एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इसमें आपको डिफरेंस ही समझा देता हूं कि दोनों टाइप के शेयर में क्या डिफरेंस होता है ना। सीधा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एक काम करता हूं, आप साथ साथ लिखिए। देखिए ये छोटी छोटी बात है, ये एक ही बार होती है, बार बार तो होती नहीं है। मेरी बात समझिए आप, ये पूरे कोर्स में वन टाइम ही हम पढ़ेंगे, बार बार तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कृपया करके बोरियत ना दिखाते हुए आप लिख लीजिए इसको। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या पता पता हो पहले से, बहुत सारे को नहीं पता। तो जिनको पता है कृपया करके वो भी लिख लीजिए। प्रेफरेंस, तो समझते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट ने प्रेफरेंस शेयर को तो एक्सप्लेन किया है, पर इक्विटी शेयर को एक्सप्लेन नहीं किया। कंपनी एक्ट ने कहा कि इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ कहा कि इक्विटी शेयर रेफर टू दोज शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो सारे इक्विटी शेयर है। पर ऐसे अगर डेफिनेशन में आपको समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन में आपको डिफरेंसेस बता रहा हूं कि दोनों में सीधे सीधे क्या आपके पास वो होता है। अब देखिए, कोई भी पब्लिक, आप मेरी कंपनी के अधिकार क्यों खरीदो? क्या बेनिफिट है आपको मेरी कंपनी के शेयर खरीदने में? क्या बेनिफिट है? आप मेरी कंपनी के शेयर क्यों खरीदोगे? सर आप मेरी कंपनी के शेयर इसलिए खरीदोगे कि बदले में आपको कुछ रिटर्न दूंगा मैं। देखिए सुनिए आप ध्यान से, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को भी क्या देते हो? आप रिटर्न देते हो इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज देते हो ना बैंक को, क्योंकि आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो। सिमिलरली जब आप मुझे क्या दोगे? पैसा दोगे, तो मैं एज अ कंपनी आपका पैसा यूज कर रहा हूं नहीं कर रहा, तो बदले में मैं आपको क्या दूंगा? रिटर्न दूंगा। तो जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है तो वो इस विजन से लगाता है कि बदले में उसको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा। जो रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है उस रिटर्न को कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाता है? डिविडेंड। दोबारा समझा देता हूं, इधर देखो, मान लो एबीसी लिमिटेड है, ठीक है सर, एबीसी लिमिटेड है, और यहां पर मान लो एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है। अब इस शेयर होल्डर ने कंपनी के कुछ शेयर खरीदे। इसने क्या करा? कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हैं एट द रेट 10 रुपए वाले। कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया इसने, ठीक है दोस्त। अब कंपनी में मैं 1 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि बदले में कंपनी इसको क्या देगी? रिटर्न देगी। सर इस 1 लाख को कंपनी अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, मतलब 1 लाख रुपए एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इससे एबीसी लिमिटेड कमाएगा पैसा और बदले में क्या दे देगा? रिटर्न दे देगा। लेट सपोज इसने 10% का रिटर्न दे दिया उस 1 लाख में 10,000 रुपए। लेट सपोज, जरूरी नहीं है ये परसेंटेज फिक्स्ड होता है, कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है जी। अभी आप सीखेंगे किसी केस में परसेंटेज का फिक्स होता है, किसी में नहीं होता। मान लो प्रॉफिट का हिस्सा मिला, कभी 10% मिल जाएगा, कभी 9%, कभी 6%, कभी 12 ही मिल जाएगा, कभी 15 ही मिल जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब सुनना ध्यान से, जो रिटर्न शेयर होल्डर ने जब पैसा लगाया और बदले में कंपनी ने उसको रिटर्न दिया, इसी रिटर्न को दोस्तों आज के बाद क्या कहा जाएगा? डिविडेंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। समझ में आया? तो डिविडेंड क्या होता है? वो रिटर्न ऑफ मनी होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। ठीक है सर, चलिए वापसी आ जाते हैं। तो सुनना ध्यान से, अब दोनों में डिफरेंसेस हम देख रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस दोनों में है। ये हो गया बेसिस। तो पहला हम डिफरेंस देख रहे हैं कि राइट टू डिविडेंड। राइट टू डिविडेंड, पहला क्या है? राइट टू डिविडेंड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ क्या
क्या डिविडेंड का अधिकार है इनके पास? इक्विटी शेयर को क्या हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा? डिविडेंड इन द सेंस क्या बदले में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा? तो यही डिफरेंसेस आप जानिए कि इक्विटी शेयर को जरूरी नहीं है कि हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रहे हो तो डिविडेंड आपको जरूरी नहीं है मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर वालों को अगर देखिए, कंपनी दो टाइप के शेयर इशू करती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब आप देखिए, आप फीचर समझ लीजिए दोनों को और फिर समझिएगा कि आपको कौन सी कंपनी के इक्विटी खरीदने हैं या फिर प्रेफरेंस खरीदने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूं तो डिविडेंड में और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर, पेड ऑन इक्विटी शेयर। इधर डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों प्रेफरेंस शेयर वालों को तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, इनको डिविडेंड मिलता ही मिलता है। जबकि इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड नहीं मिलता। तो पहला बेनिफिट क्या है, भी प्रेफरेंस शेयर खरीद लो कि वहां पर तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। बट कहानी समझिएगा कि प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम ये बता दिया जाएगा कि हर साल आपको कितना डिविडेंड देंगे, मतलब 10%, 8%, 9%, 11%, कितना फिक्स्ड होगा। पर इसको फिक्स नहीं होता, इसका जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट डिविडेंड कम। तो रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, रिस्क कम प्रॉफिट कम। अब अगर मान लो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इक्विटी शेयर वालों को मिल रहा है 45% का डिविडेंड और इनको मिल रहा है 10% का, जितना इनको तय था। तो ये होता है जहां पर रिस्क ज्यादा होगा, मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको तो 10% मिलेगा, इनको मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी कहानी है कि आपके पास समझना कि आपको कहां पर जाना है। अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है तो आप इक्विटी शेयर खरीदिए। रेट ऑफ डिविडेंड, रिस्क है तो इक्स है भैया। हर्षद मेहता देखिए आपने वो सीरीज, अब आप देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। हर्षद मेहता, इधर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। रेट ऑफ डिविडेंड इज सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर लॉ की लैंग्वेज में सेट नहीं होता, प्रपोज्ड होता है। तो यहां पर लॉ की लैंग्वेज यूज ना भी करेंगे तो चलेगा। प्रपोज क्या होते हैं, लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड। प्रपोज मतलब बताया जाएगा कि हम इतना डिविडेंड इशू कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख दिया सेट। समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट का, किसको, इक्विटी शेयर वालों को। पर इनका रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। 10% है तो 10% मिलेगा। पर इसमें कोई सेट नहीं होता। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बोर्ड डायरेक्टर सेट करेंगे, अपना बढ़ा कर दे देंगे, नहीं होगा तो कम करके दे देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो सही भी देंगे, मे नोट भी है। सिंह में आया, क्लियर है जी। इसके बाद आता है फोर्थ, ओ थर्ड, कन्वर्टेबल। कन्वर्टिबिलिटी, क्या प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में? फॉर एग्जांपल अगर किसी पब्लिक ने, किसी शेयर होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर कंपनी खरीदे, अब वो कह रहा है यार प्रेफरेंस शेयर नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा रिस्क लेना है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट भी कमाना है। तो उसने कहा क्या मैं अपना प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर में? तो कर सकते हो, अगर आप प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल वाले प्रेफरेंस शेयर आपने खरीदे हो तो। अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल वाले प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो नहीं खरीद सकते। अगर आप कन्वर्टेबल वाले खरीदते हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर। तो ये डिपेंड करता है इशू के टाइम पर, जब कंपनी ने शेयर इशू करे थे प्रेफरेंस शेयर, तो आपने कौन से प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। क्या इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर सकता है? इक्विटी शेयर में कोई टाइप्स नहीं होता, इक्विटी शेयर इज ऑलवेज नॉन कन्वर्टेबल, कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब इक्विटी शेयर लिख देते हैं, इक्विटी शेयर
आर नॉट कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल। इसमें लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है बताइए मैंने आपको, कि अगर इशू के टाइम पर आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदा हो तो ही कर सकते हो, पर अगर आपने इशू, जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करा था तब आपने नॉन कन्वर्टेबल वाले प्रेफरेंस शेयर, तब थोड़ा कर सकते हो। सिंपल चीज, कहानी में लिखा है नॉन कन्वर्टेबल, तो मैंने आपको बताऊंगा आगे जाकर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इस तरीके से। ठीक है सर, तो नॉन कन्वर्टेबल वाले खरीदोगे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर आप कन्वर्टेबल वाले खरीदते हो तो कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई लिख दिया मैंने यहां पर। वोटिंग राइट्स, अब यहां पर सारा मेन खेल है, वोटिंग राइट्स, सारा मेन खेल यहां पर है। क्यों लोग वोटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं एज कंपेयर टू, क्यों लोग इक्विटी शेयर को ज्यादा प्रेफरेंस देते, प्रेफरेंस शेयर को नहीं देते? प्रेफरेंस नाम है तब भी इसको प्रेफरेंस नहीं मिलती, सारा खेल वोटिंग राइट्स का है। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, आज के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को लिखूंगा ESH, इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर हैज नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट in all circumstances, in all the circumstances। मतलब जब भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, जिसने इक्विटी शेयर खरीदा होगा, जिस पब्लिक ने, जिस शेयर होल्डर ने इक्विटी शेयर खरीदा होगा, उससे पूछ कर डिसीजन लिया जाएगा। मतलब वो वोट करेगा कि हाँ भाई मुझे लगता है ये डिसीजन सही नहीं है, मेरा डिसीजन नहीं है इसमें, मैं वोटिंग कर रहा हूं और ये नहीं होना चाहिए। हाँ या ना पे अगर कोई डिसीजन होगा तो आपके पास अधिकार होगा इक्विटी शेयर वाले के पास कि वो वोट कर सकता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, वो वोट नहीं कर सकते। बट कभी कभी ऐसा केस होता है, किसी किसी स्पेशल केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर वालों को भी वोटिंग राइट्स दिया जाता है, सिर्फ स्पेशल केस के अंदर। इन हर केस के अंदर इनको तो वोटिंग पावर मिलेगी मिलेगी, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का डिसीजन ले रहा हो कंपनी द्वारा, इक्विटी शेयर वालों से पूछ कर लिया जाएगा, क्योंकि वो ऑनर है कंपनी के। पर प्रेफरेंस शेयर वालों को सिर्फ स्पेशल केस में पूछा जाएगा। अब ये स्पेशल के लिस्ट बना रखी है कंपनी एक्ट में, वो नीड नहीं है हमें पढ़ने की। प्रेफरेंस शेयर, एक काम करता हूं शॉर्ट फॉर्म ले देता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है ना, PSH कोड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास होता है वोटिंग राइट, बट स्पेशल केस के अंदर, हर केस में नहीं होता इनका। हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है सर, खत्म होने वाला है, पर रिडम्पशन हो गया। छठा एक इंपॉर्टेंट है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पर मैं एक पॉइंट और ले देता हूं, नॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ओहो, नॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अधिकार होता है इनको पार्टिसिपेट करने का। मतलब जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, कोई मैनेजमेंट चीजें होगी, तो इनके पास अधिकार है। नॉट राइट
टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, एमजीटी फॉर मैनेजमेंट, एमजीटी फॉर मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो इनके पास अधिकार होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, और इनके पास अधिकार, सॉरी, इनके पास होता है और इनके पास नहीं होता, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है जो पैसा लगाया गया था शेयर होल्डर द्वारा, क्या उनको वापस मिलेगा? जो पैसा शेयर होल्डर द्वारा लगाया गया था, आपने मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए, क्या आपको ये पैसा वापस मिलेगा? अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो पैसा वापस नहीं मिलता, पर अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जैसे दिन बताएगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करे, और मेरी कंपनी ने कह रखा है कि जो भी पैसा आप मुझे दोगे एज अ प्रेफरेंस शेयर, वो आपको हम वापस करेंगे 10 साल बाद। एक ड्यू डेट दे दी कि इतने साल बाद वापस करेंगे। तो पैसा वापस करना इन द इज कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है, डिबेंचर का पैसा, किसी का भी पैसा जब वापस करा जाता है तो रिडम्पशन कहा जाता है। तो रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर वालों का, कि रिडम्पशन मतलब जो भी पैसा प्रेफरेंस शेयर वालों ने कंपनी को दिया था वो ड्यू डेट पर वापस करा जाएगा, जो ड्यू डेट कंपनी ने तय करी होगी। मैंने एक प्रेफरेंस शेयर इशू करा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर are redeemed on due date, are redeemed on due date। ड्यू डेट मतलब, ड्यू डेट का मतलब है, मान लो मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो मेरी कंपनी ने साफ साफ लिख दिया कि हाँ भाई, हम जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं उस पर 10% का रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, और 10 साल बाद के आपके पैसा लौटा दिया जाए। तो 10 साल बाद जो डेट दी गई है उस पैसे पे, तो ड्यू डेट वो हो गया कि जिस डेट पर बोला था उस डेट पर पैसा लौटाना है। पर इक्विटी शेयर वालों का पैसा नहीं लौटता। पता क्या होता है इक्विटी शेयर वाले में? क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि भैया अगर आप हमारी कंपनी के, फॉर एग्जांपल आपने मेरी कंपनी के ना 10,000 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, 100 शेयर खरीद रखे हैं, मान लो आपने मेरी कंपनी के 100 शेयर खरीद रखे हैं। अब मैं आपको एक ऑफर दूंगा कि भाई आप अपने शेयर बेचना चाहते हो, मैं खरीदने को रेडी हूं। तो कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर वालों के साथ, अपने इक्विटी शेयर वालों को ऑफर करती है और कहती है आप अपने वो जो शेयर आपने हमारी कंपनी के आपके पास है वो हमें वापसी दे दो, दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको? बायबैक ऑफ शेयर। दोबारा समझो, आपने मेरी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, अब मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत थी, उस टाइम थी, हो गई, अब मेरे पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि जो शेयर मेरे बाहर किसी और लोगों के पास है वो मैं वापसी ले लूं। इसको बोलते हैं बाय बैक, दोबारा खरीदना। क्या बोलते हैं इसको? बाय बैक। तो दोबारा मैं खरीद रहा हूं अपने शेयर, तो अपने शेयर में जब दोबारा खरीदूंगा तो वो इक्विटी शेयर वाले जो बेचना चाहते हैं वो मुझे बेच दो भैया, बाहर बेचने से अच्छा मुझे बेच दो, कंपनी को दे दो वापसी। तो कंपनी जब अपने ही शेयर मार्केट से दोबारा खरीद लेती है उसको बायबैक कहते हैं। और देखो आप इक्विटी शेयर हो, आपको पैसा मिलेगा नहीं कंपनी का जो आपने लगाया था। मान लो जो आपने 10 लाख रुपए लगाए वो आपको कभी नहीं मिलेगा, पर अगर आप अपने ही से वही शेयर कंपनी को वापसी भेज देते तो आपको पैसा दूंगा ना मैं। तो आपने कहा भाई 10 लाख के शेयर मैंने आपके खरीदे, तो आपने कहा ठीक है मैं आपको 15 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मुझे वापसी दे दो, तो आपको 15 लाख में मिल गए, तो हो गया आपका रिडम्पशन। बस यही केस से रिडम्पशन हो सकता है। पैसा आपको तभी मिलेगा जब वापसी बेच दो, या तो कंपनी को बेच दो या बाहर बेच दो, आपको पैसा मिल जाएगा। पर कंपनी आपको वैसे पैसा रिडीम नहीं करेगी कोई ड्यू डेट के तौर पर, समझ में आ रहा है? कंपनी पैसा एक ही टाइम पर रिडीम करेगी जब कंपनी आपसे अपने ही शेयर खरीद ले, तब बस। और ड्यू डेट कोई नहीं होती, इक्विटी शेयर कभी पैसा नहीं मिलता इक्विटी शेयर वालों को। हाँ, इक्विटी शेयर वाले अपना शेयर किसी मार्केट में बाहर किसी दूसरे बंदे को बेच दो, ज्यादा में बेच दो, आप अपना पैसा लेकर निकल लो, ठीक है। पर कंपनी से मत मांगना, कंपनी एक ही केस में वापस करेगी, सिर्फ कंपनी जब अपने शेयर आपसे खरीदेगी तो, ठीक है सर। तो कंपनी वापस कर देगी। सो सर इक्विटी शेयर लेना फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल। क्यों है फायदेमंद? क्योंकि आप इक्विटी शेयर बाहर मार्केट में जाता हूं बेच दो, 10 लाख के खरीदे 20 लाख में बेच दो, अगर अच्छी वैल्यू बन रही है कंपनी की तो बेच दो उसको, तो 20 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो इक्विटी शेयर मोर बेनिफिशियल सर। अब प्रेफरेंस शेयर तो अब कंपनी इशू भी नहीं करती, ठीक है। यहां लिख दूं अ कंपनी में बायबैक, समझ में आया ना? बायबैक जब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीद लेती है उसको बायबैक कहते हैं। बायबैक इट्स इक्विटी शेयर। सर ये लास्ट थ्योरी थी, बस इसके बाद कोई थ्योरी नहीं आएगी। और छठा,
बस खत्म है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कंपनी शेयर इशू कर देती है, काफी टाल काम करती है और काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो कंपनी को बंद होना होता है, तो वाइंडिंग अप कहते हैं उसको। कंपनी जब बंद हो जाती है तो क्या कहते हैं उसको? वाइंडिंग अप। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि देखो अगर कंपनी कल को बंद हो जाए, कंपनी अगर कल को बंद हो जाए तो ये जो पैसा है इक्विटी शेयर वालों का और प्रेफरेंस शेयर वालों का, तो इसमें सबसे पहले किसका पैसा चुकाया जाएगा, किसकी कैपिटल का पैसा पहले दिया जाएगा। मान लो आप प्रेफरेंस शेयर वाले हो, आपका दोस्त ने इक्विटी शेयर खरीदा है, तो पहले मैं आपका पैसा चुकाऊंगा या इक्विटी शेयर वालों को पैसा दूंगा? तो समझिए रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है जिस दिन कंपनी वाइंड अप हो जाती है, जिस दिन कंपनी बंद हो जाती है, उस दिन कंपनी अपनी एसेट बेचकर अपनी लायबिलिटी को चुकाती है। दोबारा सुनो, जिस दिन कंपनी बंद हो जाती है उस दिन कंपनी अपनी एसेट को बेचकर अपनी लायबिलिटी को चुकाती है। अब कंपनी जब अपनी एसेट बेचकर अपनी लायबिलिटी चुकाएगी तो दो लायबिलिटी और भी तो खड़ी है, कौन सी? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, उन्होंने भी तो पैसा दिया है, वो भी तो कंपनी की लायबिलिटी है। तो पहले किसको पैसा दूं, प्रेफरेंस वालों को या इक्विटी वालों को? तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आता है ऑन वाइंडिंग अप में। ऑन वाइंडिंग अप ये कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब वाइंडिंग अप हो जाएगा, मतलब कंपनी जब बंद हो गई है, कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तब सबसे पहले किसको पैसा लौटाया जाएगा? ऑन वाइंडिंग अप। देखिए वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा देंगे, तो सबसे इक्विटी पहले, अरे यार वाइंडिंग अप, फर्स्ट पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फर्स्ट पे प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन आफ्टर दैट इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा क्योंकि पहले तभी तो नाम प्रेफरेंस पड़ा कि भाई इक्विटी शेयर वालों को इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, सुनो, जब कंपनी मरी नहीं रही तो फिर क्यों, कंपनी जब बंदी नहीं हो रही तो क्यों दे, क्यों भाई, ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, ठीक है ना? तो पहले कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी तब प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले प्रेफरेंस देगी, उनकी कैपिटल को पहले चुकाया जाएगा, फिर बाद में इक्विटी शेयर वालों का नंबर आएगा। तो रीपेमेंट ऑफ, क्या लिखता है इसमें? ये लाइन कॉपी करनी है यहां पर, रीपेड यही वाली लाइन कॉपी कर लो। फर्स्ट पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएससी फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन आफ्टर दैट इक्विटी शेयर कैपिटल, ईसीएससी का, पीएससी फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएसएच फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पीएस फॉर प्रेफरेंस शेयर, ठीक है सर? और इस तरीके से यहां पर हमारा पॉइंट खत्म होता है। लो जी, तो ये वाली बात भी खत्म हो गई है। तो यहां पर हम, ठीक है, अब यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, लिस्ट लिखना है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होता है? विल डिस्कस लेटर इन अ थ्योरी क्लास इन अ पार्ट वन। पार्ट वन में डिस्कस करेंगे, पर लिख देता हूं क्योंकि आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के शेयर होते हैं। पहला क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव। तीसरा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर।
नॉन पार्टिसिपेटिंग, मैं आपको अभी ओरली समझा भी दूंगा ये। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और आठवां नॉन रिडीमेबल। अब समझिए, एक एक करके समझा देता हूं मैं आपको। बाकी डिटेल में समझा दूंगा, पर एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले नीचे आता हूं, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल। देखो रिडीमेबल का मतलब है रिडीम होगा। मान लो आपने अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो एक ड्यू डेट पर आपका पैसा वापस लौटाया जाएगा। पर अगर आपने नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे कंपनी के, तो उसकी विशेषता यह है कि आपका जो पैसा कंपनी को आप दोगे वो आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि नॉन रिडीमेबल है, पैसा वापस नहीं होगा। रिडीमेबल एक ड्यू डेट पर पैसा वापस हो जाएगा। तो पहले अच्छी बात है कि आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपना पैसा वापस चाहिए एक ड्यू डेट पर। दूसरा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ये मैंने आपको बताया दिया कि अगर आपके पास अगर कोई प्रेफरेंस शेयर के अंदर कोई फीचर्स है, अगर उसमें यह है कि अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस लेते हो तो इन फ्यूचर आप आगे आगे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप नॉन कन्वर्टेबल लेते हो तो फिर कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है ये। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लोगे तो आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकोगे। मैनेजमेंट जो भी काम करेगा उस पर आपका भी कुछ रोल होगा, वहां पर आप डिसीजन देने में वोट कर सकते हो। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं हो सकता। अब आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि मान लो कि देखो आपको पता है प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, हर साल मिलेगा। पर अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया, वो कहां से देगी डिविडेंड? तो क्या इनका प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलेगा आगे? मान लो इस साल कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस वालों को, कहा कि भाई लॉस है, हम कहां से, हमारे पैसा ही नहीं है। तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो उनको डिविडेंड मिलेगा। हाँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तब मिलेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में एक विशेषता होती है कि किसी साल अगर प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा रूप डिविडेंड नहीं मिला तो उसको नेक्स्ट ईयर पे पिछले साल का डिविडेंड भी दिया जाएगा। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि अगर आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिला ड्यू टू लॉस ऑफ द कंपनी, तो अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो सिर्फ अगले साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का नहीं है, पिछले साल का भुस। समझ आया क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में? क्लियर हो गया? चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे और बाकी क्लास के अंदर हम देखेंगे क्या। ठीक है, तो भाई बाकी क्लास में हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि अभी मुझे और भी कराना था, पर आज थ्योरी इतनी सारी होगी, लिखवाने में टाइम, लिखवाने में समय ज्यादा लगता है, पर ये थ्योरी लिखवा कर ही ज्यादा समझ में आए तो बेटर रहेगी। जितने भी मैंने पार्ट 1 की थ्योरी में डाला उसमें लिखवाऊंगा नहीं, उसमें सारा आपको नोट दूंगा तब पढ़ाऊंगा, बट ये थ्योरी लिखवाने में ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फर्दर पॉइंट पढ़ेंगे। रुक जाइए, मैं आपको एक चीज बता दिखा देता हूं, पहले मैं इसको सेव कर लूं, सेकंड थर्ड क्लास के नोट्स। पहले इसको थर्ड क्लास के नोट सेव कर लूं मैं। देखिए नोट सिर्फ मैं आपके लिए सेव कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जॉब करते हैं, वो लिख नहीं पाते, इसलिए। अब एक चीज और बतानी है, अभी हमारे पास क्या है, सेकंड क्लास में बताया था ना वो लिस्ट। एक मिनट दीजिए बस, क्या क्या रह गया आज मैं क्या, देखिए मैंने क्या करा दिया, शेयर कैपिटल करा दिया, डन। टाइप्स ऑफ शेयर करा दिए, ठीक है। क्लास शेयर कितने टाइप के होते हैं वो करा दिए। अब ये रह गया सर आपके, और मिसलेनियस पॉइंट रह गए, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास, हाँ ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कराया, आज सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर हुए हैं। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल,
सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।